नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं और जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हम चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर इस वीडियो में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेरी आपको हमेशा की तरह यही सलाह है कि आप ये वीडियो देखने से पहले इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें कि जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर है वो एक फ्लो में समझ में आए। साथ ही साथ अपने कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें जिससे कि आप इस चैप्टर की इस वीडियो में होने वाली चर्चा को नोट डाउन कर सकें और ये चैप्टर आपको जो है परीक्षाओं के पर्पज से याद रह सके। इसकी चैप्टर के जो की पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रह सकें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और टॉपिक को शुरू करने से पहले एक नज़र जो हमने अब तक इस चैप्टर में पढ़ा उस पर डाल लें। तो देखिए, अब तक हमने पढ़ा कि भारतीय राजनीति में 1950 के आसपास चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई थी संविधान के लागू होने के बाद। और इसके साथ ही ये ज़रूरी था कि भारत में चुनावों को लेकर किस तरह की स्थितियां, किस तरह का जो परिप्रेक्ष्य है, किस तरह की जो दशाएं हैं वो भारत में थी, उन सब की चर्चा हमने की। इसके साथ हमने बात की कि भारत में चुनावों को कराने और भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में कौन कौन सी चुनौतियां पेश आईं, चुनाव आयोग को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस सब की चर्चा हम अपने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो आगे हम जब बात करते हैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, तो हमें जो 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में पहले आम चुनाव के बाद एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी। कांग्रेस पार्टी जिसकी हम बात करते हैं, जिसे हम जो है आमतौर पर कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, लेकिन इस पार्टी का जो पूरा नाम है वो INC है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिस पार्टी को हम आज आमतौर पर कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, इस पार्टी की स्थापना भारतीय राजनीति की अगर दृष्टि से देखें तो हो चुकी थी 1985 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बात करते हैं तो 1885 में 1885 में इस पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। और यह पार्टी भारत की आज़ादी और भारत में संविधान की स्थापना के बाद जब पहले 3 आम चुनाव हुए, अगर हम पहले 3 आम चुनावों को देखें तो हम पाएंगे कि भारत के पहले 3 आम चुनाव में, यानी जो फर्स्ट इलेक्शन 1952 में जो संपन्न हुए, इन चुनावों में इस पार्टी को 364 सीटें प्राप्त हुई 489 सीटों में से। अगर हम दूसरे चुनावों की बात करें तो इस पार्टी की स्थिति कुछ इस तरह रही। जो सेकंड इलेक्शन हमारे हुए 1957 में, तो इस पार्टी को 371 सीटें प्राप्त हुई 494 सीटों में से। और थर्ड इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि 57 के बाद जो है 1962 के जो चुनाव हुए, इन चुनावों में इस पार्टी को 361 सीटें प्राप्त हुई 494 सीटों में से। तो अगर हम भारत के पहले 3 आम चुनावों को, यानी कि 1952 के इलेक्शन, 1957 के इलेक्शन और 1962 के इलेक्शन, इन 3 आम चुनावों हम देखें तो भारत का एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल, भारत की सबसे एक बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी बनकर उभरी। इस पार्टी के आसपास भी कोई दूसरा दल नहीं था, इस पार्टी के आसपास दूसरी कोई पार्टी टक्कर में नहीं थी। जबकि पहले आम चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर आने वाली जो पार्टी थी वो CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जिसे लोकसभा की 489 सीटों में से मात्र 16 सीटें प्राप्त हुई थी। तो आप एक बड़ा अंतर देखें भारतीय राजनीति में लोकसभा के चुनावों में, केंद्रीय चुनावों में, के जो फर्स्ट नंबर पर आने वाली पार्टी है वो 489 सीटों में से 364 सीटें लेकर आ रही है, और दूसरे नंबर पर आने वाली जो पार्टी है वो मात्र 16 सीटें जीतकर देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है। और पहले आम चुनाव के बाद पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगभग यही रही। इसका मतलब यह था कि भारत में कांग्रेस पार्टी एक सबसे कद्दावर, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभर रही थी। अब यहां हमारे पास एक सवाल यह बनता है कि भारतीय राजनीति में, जबकि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, एक लोकतांत्रिक जो है राजनीतिक प्रणाली हमारे पास थी, चुनाव प्रणाली हमारे पास थी,
तो ऐसा क्या कारण थे, ऐसी क्या वजह थी जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में इतनी लंबी अवधि तक या पहले 3 आम चुनावों में इतने प्रचंड बहुमत, प्रचंड जो है जीत के साथ सत्ता में काबिज रही, सत्ता में कायम रही। तो एक बड़ा सवाल और एक बड़ा टॉपिक हमारे सामने आता है इस चैप्टर की। जब हम बात करते हैं तो वहां बात करते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण। कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण सवाल आपकी परीक्षा में इस वाले टॉपिक से इस तरह बनेंगे कि ऐसे क्या कारण थे जिनके वजह से कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में जो है बहुत ही मजबूत स्थिति में रही, या क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी को पहले 3 आम चुनावों में बहुत अधिक सीटें या बहुत अधिक वोट मिलती रहीं। क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल होकर भी और जो है इस तरह की जो स्थितियों में, इतनी मजबूत स्थितियों में भारतीय राजनीति में काबिज रही। तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं कि भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का जो प्रभुत्व रहा, कांग्रेस पार्टी का जो कह सकते हैं कि प्रभाव रहा, उसके कारण क्या थे, किन कारणों की वजह से कांग्रेस पार्टी को इतनी जीत मिलती रही। तो हम जब इसके कारणों की बात करते हैं तो उसमें हम पहली बात करते हैं कांग्रेस की भूमिका। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसे हम एक राजनीतिक दल के तौर पर आज देखते हैं, ये पार्टी, ये दल केवल एक दल, एक कोई पार्टी नहीं थी, बल्कि भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति को स्थापित करने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर हम लेके चलें तो दूसरी बात यह है कि भाई भारतीय राजनीति का प्रारंभ करने में कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अगर हम बार बार हम अगर संविधान वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो संविधान वाले चैप्टर में हम कई बार पढ़ते हैं कि कांग्रेस संविधान सभा को कांग्रेसियों का जमावड़ा कहा गया। क्यों? क्योंकि 82% जो मेंबर्स थे संविधान सभा के, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। तो कांग्रेस पार्टी की भूमिका जो है भारत की राजनीति को स्थापित करने में बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को पहले 3 आम चुनावों में जो है बहुत बड़ी संख्या में वोट और सीटें प्राप्त होती रहीं। दूसरी बात करते हैं कांग्रेस के प्रति जनता का दृष्टिकोण। अगर हम देखें कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस की जो ये स्थिति रही है, तो कांग्रेस के प्रति जनता का जो दृष्टिकोण है, इसका बड़ा मायना है इस चीज में। कांग्रेस के प्रति जनता का दृष्टिकोण। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को इतनी प्रचंड जीत और वोट मिलने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का जो दृष्टिकोण था, जनता का जो नजरिया था, वो ये था कि कांग्रेस पार्टी भारतीयों के लिए केवल एक राजनीतिक पार्टी, केवल एक राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए उन नेताओं का जमावड़ा था, उन नेताओं का गुट था जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई है, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य कर्ताधर्ता, मुख्य सूत्रधार जो पार्टी रही, वो रही कांग्रेस पार्टी। तो जनता का जो दृष्टिकोण था कि कांग्रेस पार्टी केवल राजनीतिक दल, राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि वो भारत की राष्ट्रीय निर्माता पार्टी है। इसलिए भी कांग्रेस पार्टी को पहले 3 आम चुनावों में प्रचंड जीत, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वोटें, सीटें हासिल होती रहीं। तीसरा कारण जो कांग्रेस पार्टी के जो है जीत का कारण था, वो था कांग्रेस का नेतृत्व। किसी भी दल, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण जो एक कह सकते हैं कि छवि होती है, वो उस पार्टी के नेतृत्व से होती है, वो उस पार्टी के जो है लीडरशिप से होती है। तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की अगर बात करें तो भारतीय राजनीति के प्रारंभिक दौर में, यानी कि 1947-50 के आसपास के दौर में, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व एक ही बहुत ही प्रभावशाली नेता यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जिनकी छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही मजबूत नेता के तौर पर थी। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहले 3 आम चुनावों में प्रचंड जीत या बहुत ही जो है अच्छा प्रदर्शन, बहुत ही अच्छी जो है कि जो है रिस्पॉन्स इनको भारतीय राजनीति में मिलता रहा।
चौथा एक बड़ा कारण हम मानते हैं जिसके पीछे कि भाई कांग्रेस पार्टी का भारतीय राजनीति में प्रभुत्व क्यों जमा रहा, क्यों कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी बनी रही, तो हम बात करते हैं कांग्रेस के नेताओं की। तो देखिए, जैसे अगर आज की हम बात करें तो आज का कोई भी सत्ताधारी राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल को सत्ता में बने रहने का सबसे बड़ा कारण होता है उस पार्टी में नेता किस प्रकार के हैं, उन नेताओं की छवि किस तरह की है। तो कांग्रेस के नेताओं की अगर बात करते हैं तो पहले आम चुनाव में हम देखते हैं कि उस समय जो प्रारंभ की अवधि है, उस दौरान भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, यानी कि अगर बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनमें मौलाना आजाद जो है, इस तरह के जो लोग थे उस समय भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाल रहे थे, कांग्रेस पार्टी को जो है का चेहरा थे। इसीलिए भी क्या था कि लोग उनसे बहुत प्रभावित थे और कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता, देश की राजनीति में लंबी अवधि तक या पहले 3 आम चुनावों तक जो है काबिज रही। आगे जब हम बात करते हैं कि और कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व जमा रहा, तो हम बात करते हैं कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली, तो कांग्रेस प्रणाली को अगर हम समझते हैं तो देखिए, जब भी हमसे किसी भी दल, किसी भी पार्टी की प्रणाली के बारे में पूछा जाए या किसी भी दल की जो है क्या तंत्र के बारे में पूछा जाए, तंत्र या प्रणाली का अर्थ अभिप्राय होता है सिस्टम। तो जब हम कांग्रेस सिस्टम की बात करते हैं, कांग्रेस प्रणाली की बात करते हैं, तो देखिए कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम क्या था कि इनकी जो है एक बड़ी बात की जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का भारतीय राजनीति में दबदबा रहा कि कांग्रेस पार्टी क्या करती थी कि जिस समय ये हम जिस प्रारंभिक दौर की हम बात कर रहे हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी में हर तरह की विचारधारा के गुट बने हुए थे, हर तरह की विचारधारा के समूह बने हुए थे। जैसे हम बात करते हैं तो उसमें नरमपंथी दल, गरमपंथी दल, वामपंथी दल, दक्षिणपंथी दल, यानी अलग अलग विचारधाराओं या विपरीत विचारधाराओं के लोग भी जो थे या समूह जो थे वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। अब इससे सबसे बड़ा लाभ कांग्रेस पार्टी को ये था कि क्योंकि हर तरह की विचारधारा के लोग, हर तरह की विचारधारा के गुट कांग्रेस पार्टी में खुद ही समाहित हैं, खुद ही शामिल हैं, ऐसे स्थिति में कांग्रेस की कोई भी नीति, कोई भी योजना बाहर निकलने से पहले यानी लागू होने से पहले उस पर जितना भी मंथन, जितना भी विचार विमर्श, जितनी भी आलोचना, वाद विवाद होना है, वो सब खुद उनकी पार्टी से ही हो जाया करता था और बाहरी पार्टियों को, बाहरी दलों को कांग्रेस की किसी भी नीति पर सवाल उठाने का, किसी भी नीति पर जो है प्रश्न करने का अवसर ही नहीं मिलता था, मौका ही नहीं मिलता था। इसलिए भी कांग्रेस पार्टी जो थी वो भारतीय राजनीति में एक बहुत ही प्रखर, बहुत ही स्पष्ट पार्टी के तौर पर जो स्थापित हुई। जैसे कि अगर आज हम देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे हम किसी भी स्टेट की बात कर लें या केंद्र की बात कर लें, तो हम पाते हैं कि जब भी कोई सत्ताधारी दल कोई योजना लागू करता है तो विपक्षी दलों का ये मूल कह सकते हैं कि कर्तव्य हो जाता है कि उन्हें उस बात का, उस नीति का विरोध करना ही करना है, क्योंकि अगर समर्थन किया तो कोई भी जो विपक्षी पार्टी है वो अपना आधार खो देगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई नीति सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो है लागू होती है तो विपक्षी दल उसका विरोध करते हैं। विरोध करने के कुछ तर्क भी होते हैं, कई बार कुतर्क भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आज भी है, देखते हैं कि ये सत्ता और विपक्ष का जो खेल है वो चलता रहता है। उस समय खास बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी में खुद ही अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, तो बाहरी लोगों को उनकी नीतियों, उनके कामों पर जो है सवाल उठाने के अवसर, मौके ही नहीं मिलते थे। तो इसलिए जो कांग्रेस पार्टी जो थी वो मजबूत स्थिति में बनी रहती थी। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं कांग्रेस की भारतीय राजनीति में जो है भूमिका। एक मंच की भूमिका। तो देखिए, हम बात करते हैं कांग्रेस की एक मंच की भूमिका के तौर पर। देखिए, भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी प्रारंभिक दौर में एक मंच की भूमिका अदा कर रही थी, एक स्टेज का रोल प्ले कर रही थी। एक स्टेज का रोल प्ले करने का अर्थ या मतलब ये होगा कि कांग्रेस पार्टी उस समय एक ऐसे दल के तौर पर काम कर रही थी कि अगर कोई भी विपक्षी नेता भी, कोई विपक्षी जो है व्यक्ति भी अगर कांग्रेस के योजनाओं के प्रति, कांग्रेस के कामों के प्रति कोई सलाह, कोई जो है सुझाव देता है, तो कांग्रेस पार्टी में ये बात थी कि किसी भी विपक्षी दल या सत्ताधारी दल का कोई नेता कोई सुझाव, कोई परामर्श देता है,
उसे स्वीकार करने की प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी में थी। यानी कांग्रेस पार्टी बड़े ही जो है सहज रूप से उन सुझावों, उन जो है परामर्शों को एक्सेप्ट किया करती थी, उन्हें स्वीकार किया करती थी, जैसा कि आजकल की राजनीतिक पार्टियों में नहीं है। अगर कोई भी नेता किसी सत्ताधारी पार्टी के किसी काम पर सवाल उठाए, सुझाव दे, तो सीधा सा एक मतलब प्रवृत्ति ये होती है कि सत्ताधारी दल उसका विरोध करता है, उसका जो है कहीं ना कहीं खंडन करता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। कांग्रेस पार्टी, उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी, वो किसी भी नेता के किसी भी सुझाव को देने के लिए जो है पूरी स्वतंत्रता, पूरी छूट दिया करती थी। और अगर कांग्रेस पार्टी को वो सुझाव, समर्थन पसंद आता था तो उसे अपनी जो है गतिविधियों में, अपनी योजनाओं में जो है लागू भी करती थी। ये बात जो है कांग्रेस पार्टी की उस समय की एक खास बातों में से एक है। तो यहां हम जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में किस तरह एक मजबूत स्थिति में बनी रही, क्या कारण थे कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में जो है एक प्रबल पार्टी के तौर पर स्थापित रही। वहीं हम बात करते हैं, जब कांग्रेस की जो है इन चीज़ों की बात करते हैं, एक जो मुद्दा, एक जो विषय हमारे पास रहता है, जिसे हम मूल जो है एक बिंदु के तौर पर लेकर चलते हैं। तो देखिए, एक जो चीज़ कई बार देखी गई है और परीक्षाओं में कई बार सीधा सवाल ये आया कि भारत में एक दलीय शासन व्यवस्था में, एक दलीय शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जब किसी देश की राजनीति में, जब किसी देश की सत्ता में एक ही पार्टी का प्रभुत्व हो, एक ही पार्टी सबसे कद्दावर पार्टी या एकमात्र पार्टी के तौर पर देश की सत्ता को, देश के शासन को संभाले, तो इसे आमतौर पर एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबी अवधि तक, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक देश की सत्ता, देश के शासन को संभाला है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में एक दल के प्रभुत्व का दौर। लेकिन यहां सवाल यह बनता है, कई बार परीक्षाओं में आया है, बोर्ड की परीक्षाओं में, कि भारत की एक दलीय शासन व्यवस्था और अन्य देशों की शासन व्यवस्था में, एक दलीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, क्या मतलब इसमें डिफरेंस है। तो देखिए, भारत और अन्य देशों की एक दलीय शासन व्यवस्था का जो सबसे बड़ा, जो सबसे मूल अंतर है, उसे अगर हम यहां समझ लें तो देखिए, भारत में एक दलीय शासन व्यवस्था देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और देश के लोगों की इच्छाओं से स्थापित हुई। ऐसा नहीं था कि जिस समय कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता में पहले, दूसरे, तीसरे आम चुनावों में सत्ता की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो है स्थापित थी, उस समय भारत में कोई दूसरे दल ना हो, भारत में कोई दूसरी पार्टियां ना हो, ऐसा नहीं था। कांग्रेस के जो है नेतृत्व काल में भी भारत में विपक्षी दलों की स्थापना हो चुकी थी और बहुत सारे राजनीतिक दलों की स्थापना तो 1947 से पहले भी हो चुकी थी। लेकिन भारत और अन्य देशों की जो एक दलीय शासन व्यवस्था है, उसका मूल अंतर, उसका मूल जो फर्क है वो ये है कि अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, मैक्सिको में पीआरआई जो पार्टी है, उसकी स्थापना 1929 में हो चुकी थी और इस पार्टी ने लगभग 60 दशकों तक, लगभग 60 सालों तक जो है भाई मैक्सिको में एक तानाशाही पार्टी के तौर पर जो है शासन किया। इसके अलावा हम अगर चीन की बात कर लें तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय जो शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए एक दलीय शासन पार्टी वाली व्यवस्था का एक अंग है क्योंकि चीन में उस पार्टी के अलावा, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल ही नहीं है। यानी वहां के संविधान, वहां के विधान के अनुसार किसी अन्य दल के बनने या शासन में आने का कोई जो है विकल्प ही नहीं है, कोई उसका जो है साधन ही नहीं है, इसलिए वहां है। यानी कि दूसरे देशों में एक दलीय शासन व्यवस्था का अर्थ यह है कि वहां किसी अन्य दल को राजनीति में आने, राजनीति में प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार ही नहीं है, स्वतंत्रता ही नहीं है। जबकि भारत की एक दलीय शासन व्यवस्था का अर्थ यह है कि एक दल को भारत के लोकतंत्र, भारत की जो है संविधान और भारत के आम जनता ने अपनी एक प्राथमिक पार्टी के तौर पर, अपनी पहली पसंद के तौर पर देश की राजनीति में, देश की सत्ता में स्थापित किया। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। भारत की एक दलीय शासन व्यवस्था लोगों की इच्छाओं से, लोगों की जो है खुद जो है मंशा से है, जबकि अन्य दलों में, अन्य देशों में एक दलीय शासन व्यवस्था वो बाध्यता के तौर पर है, दबाव के तौर पर है, वो मजबूरी के तौर पर है। तो यहाँ भारत और अन्य देशों की एक दलीय शासन व्यवस्था का मूल अंतर जो है यही है। इसके साथ ही जो मैंने कहा कि ये जो सवाल पूछा जाता है कि भारत और अन्य देशों की एक दलीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, और कई बार ये परीक्षाओं में, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1947 के बाद एक अंतरिम सरकार,
1950 के बाद चुनाव 1952 में, और 52 के बाद लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी अपना प्रभुत्व, अपनी शक्तियां जमाए रही। तो जैसा हमने पहले भी कहा कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि भारत में कोई दूसरा दल, कोई दूसरी पार्टी ना हो। बहुत सारी पार्टियां उस समय देश की राजनीति में मौजूद थीं और सत्ता में आने के लिए प्रतिस्पर्धा, सत्ता में आने के लिए जो है जद्दोजहद में लगी हुई थी। इसी तरह बात करते हैं कि भारत में बहुत सारी पार्टियां थीं, लेकिन हम अपने इस चैप्टर में कुछ प्रमुख विपक्षी दलों की बात करते हैं। जैसे कि आप ऊपर हेडिंग देख पा रहे होंगे कि भारत की राजनीति के प्रमुख विपक्षी दल। तो कौन कौन से प्रमुख विपक्षी दल उस समय देश की राजनीति में जो है एग्जिस्ट करते हैं, कौन से राजनीतिक दल जो है उस समय मौजूद थे, वो आप अपनी बोर्ड पर एक बार एक नज़र में हम देख रहे हैं। तो देखिए, जब हम भारत में राजनीति में प्रमुख विपक्षी दलों की बात करते हैं तो इसमें पहला नाम हम लेते हैं सोशलिस्ट पार्टी का, या हम कहें समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी भारतीय राजनीति के प्रमुख विपक्षी दलों में से है, जो प्रारंभिक दौर की राजनीतिक पार्टियां हैं। तो उसमें देखिए, इस पार्टी की स्थापना 1934 में कांग्रेस पार्टी के अंदर हो गई थी। यानी जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग विचारधाराओं का गुट था, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का जमावड़ा था। तो इसी तरह उन जमावड़ों में से, उन गुटों में से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सोशलिस्ट जो विचारधारा वाले लोग थे, उन्होंने अपनी स्थापना 1934 में कांग्रेस के अंदर रहकर कर ली थी। जबकि एक अलग पार्टी, एक अलग दल के तौर पर अपनी स्थापना इन्होंने आज़ादी के बाद 1948 में की है, 1948 में की है। इस पार्टी के अगर नेताओं की बात करें तो जो प्रमुख नेता हैं, जानी मानी कुछ हस्तियां हैं, उनमें से एक जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण है, अशोक मेहता हैं, एमएस जोशी हैं और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने इस पार्टी की बागडोर, इस पार्टी का नेतृत्व किया है। इस पार्टी की अगर हम विचारधारा की बात करें तो देखिए, यह पार्टी हमेशा से लोकतांत्रिक समाजवाद की जो है परिचायक रही है। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना का मतलब है कि ये जो पार्टी थी वो हमेशा इस पक्ष में रही कि एक लोकतांत्रिक जो है समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए। समाजवाद का एक ऐसा स्वरूप जो है देश में स्थापित होना चाहिए जो संविधान के अनुसार हो, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार हो। इसके साथ ही हम बात करते हैं भारत की दूसरी विपक्षी पार्टी की। तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई, जिस पार्टी की हम बात करते हैं, जिसका जो है हंसिया हथौड़ा चुनाव चिन्ह है और जो लाल झंडा है, आज भी ये पार्टी एग्जिस्ट करती है। तो जो समाजवादी पार्टी है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कांग्रेस के अंदर रहकर इस गुट, इस जो है विचारधारा के लोगों की स्थापना 1935 में हो गई थी। जबकि कांग्रेस से अलग होकर इस पार्टी ने अपनी स्थापना 1941 में 1941 में की है। साथ ही साथ ये जो पार्टी है, इस पार्टी का विभाजन 1964 में हो गया था, क्योंकि 1962 में जब चीन से भारत की पराजय हुई, इसके बाद इस पार्टी को, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वो हमेशा से चीन का समर्थन करती थी, चीन की विचारधारा को समर्थन करती थी। तो भारत की पराजय, भारत की हार के बाद इस पार्टी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था 1962 में, 1962 में, और 1964 में यह पार्टी 2 खंडों में, 2 भागों में बट गई थी। एक बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और दूसरी बनी सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इस तरह 2 पार्टियों में इस पार्टी का विभाजन 1964 में, 1964 में हो गया था। कांग्रेस के अंदर इसकी स्थापना 1935 में हुई, कांग्रेस से अलग होकर 1941 में, और इस पार्टी का विभाजन हुआ 1964 में। इस पार्टी के अगर नेताओं की बात करें तो ए.के. गोपालन, पेशी जोशी और अजय घोष जैसे नेताओं ने इस पार्टी का नेतृत्व किया। और आज भी भारतीय राजनीति में, और विशेषकर जो हमारे जो दक्षिण राज्य हैं, वहाँ इस पार्टी का अच्छा खासा जो है दबदबा भी है। बात करें इस पार्टी की विचारधारा की तो देखिए, हम जैसा कि मानते हैं कम्युनिस्टवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि जो है अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए जिस शासन व्यवस्था में सभी संसाधनों पर सबका पूर्ण अधिकार हो, और विशेषकर मजदूर जो वर्ग के हितों की रक्षा का जो मुद्दा है, वो ये पार्टी हमेशा से जो है मुख्यधारा में लाती रही है। मुख्यधारा में इसने इस केंद्र बिंदु को रखा है। इसके साथ ही भारतीय राजनीति के तीसरे प्रमुख विपक्षी दल की बात करें तो हम बात करते हैं भारतीय जनसंघ की। भारतीय जनसंघ ये एक राजनीतिक दल, और इस भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। अगर इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराम राज मधोक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस पार्टी के जो है प्रमुख नेताओं में से एक हैं। या हम ये कहें कि जो आजकल की वर्तमान में बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनसंघ का ही एक जो है आधुनिक रूप है। इसी पार्टी से उत्पत्ति, इसी विचारधारा के लोगों से बीजेपी की भी जो है
जो है उत्पत्ति हुई है। इस पार्टी की अगर विचारधारा की बात करें तो हम बार बार जब बीजेपी का जो एक कह सकते हैं जो दृष्टिकोण है उसमें भी हम जो है भारतीय जनसंघ जो पार्टी है उसके विचारों को देख सकते हैं। तो इस पार्टी का जो मतलब विचारधारा थी वो एक देश एक संस्कृति एक विचारधारा पर इनका हमेशा से जोर रहा। इनका ऐसा मानना था कि भारतीय संस्कृति के आधार पर ही भारत की अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्थान हो सकता है। यह पार्टी की विचारधारा भारतीय जनसंघ की थी। इसके अलावा जो चौथी पार्टी स्वतंत्र पार्टी के नाम से हम जिसे जानते हैं, ये चौथी प्रमुख विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना 1959 में 1959 में हो गई थी और पार्टी की स्थापना करने वाले नेता और प्रमुख नेताओं में से एक व्यक्ति हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, और इसके साथ के एम मुंशी, मीनू मसानी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये वही हैं कि जो भारत के पहले भारतीय व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बने, ये वही व्यक्ति हैं राजगोपालाचारी जिन्होंने 1959 में अपनी एक पार्टी स्थापित की। और ये पार्टी जो है अगर हम एक छोटी सी भाषा में कहें तो ये पार्टी हमेशा से जो है क्या पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन लेकर राजनीति में जो है दावेदार रही। इस पार्टी की मुख्य विचारधारा मुक्त अर्थव्यवस्था, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, सरकार का कोई इंटरफेयर ना हो, जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तत्वों, बाजार तत्वों का बोलबाला हो, और मुक्त बाजार, मुक्त अर्थव्यवस्था का विचार लेकर ये पार्टी देश की राजनीति में रही। तो यहाँ हमने एक ही नज़र में जो भारतीय राजनीति के प्रमुख विपक्षी दल हैं, उस दल का नाम, उस दल की स्थापना कब कब कैसे हुई, उस दल के प्रमुख नेता कौन रहे और उस दल की विचारधारा क्या रही, ये हमें इस चैप्टर के एंड में पढ़ना जानना है। तो इसी के साथ आज की हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये है कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप सभी इस दो ही पार्ट्स हैं हमारे इस वीडियो के, इस चैप्टर के, इन दो पार्ट को देखने के बाद आप अपनी जो चैप्टर की प्रिपरेशन है उसे अच्छे से कर पाए होंगे। बहुत जल्दी लौटेंगे एक नए चैप्टर के साथ और आशा करेंगे कि इन चैप्टर्स को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान व्याख्या में आप सभी के बीच लेकर आएँ, जिससे कि आपकी जो परीक्षाएं हैं बहुत जल्दी है पॉलिटिकल साइंस 12th की जो परीक्षा, उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।